हम हृदय से अभिनंदन करते हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। आज हम खेती की चर्चा करेंगे। रंजना बहन से अनुरोध है कि ये इसको प्रेजेंटेशन के लिए वो कर दें, अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर के लिए। क्या करना है? स्क्रीन शेयर भाई साहब, स्क्रीन ठीक है, शेयर। खोल रहा हूँ जी मैं। जी। तो हम खेती में जो जी खोल दिए डॉक्टर साहब। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। मैं 1 मिनट इस पे जाता हूँ। कुछ आ रहा है भाई साहब? नहीं आ रहा सर, अभी नहीं आ रहा है। नहीं, लेट आ रहा होगा, 1 मिनट रुकिए। अभी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। नहीं। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही सर। अभी नहीं आ रही सर। क्या गड़बड़ हो रहा है? तो ये था। मेरी आ रही है? अब आ जी रही? आ गई। ये मेरी है वो। ये आपकी है। हाँ, मैंने कुछ देखी है मतलब। तो आप हटाओ। हाँ, डॉक्टर साहब की आ रही है। आ रही है जी जी। चलिए, तो चूंकि वेस्ट मैनेजमेंट पे था, बहन रंजना बहन से बात हुई थी, तो मैं थोड़ा सा कुछ जैविक खेती पे भी कुछ चर्चा कर लूंगा। उसके बाद आखिरी में हम जो घूड़ा रहित ग्राम की जो कल्पना है उस पर लास्ट में चलेंगे। तो ये कुछ चीजें जो है हमारे खेती में जो है, हमारा जो सबसे बड़ी हम बात जो हमारे योगाहार में हम बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो क्या समस्याएं हैं और उनमें किस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हल्की हल्की बात करके आगे बढ़ेंगे। हमारी जो 70% जो हमारी खेती पर आधारित है हम लोग, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो ये 6 कारक है ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं: जमीन, हवा, बीज, मॉइस्चर और किसान। मतलब उसमें जो मुख्य कारक है, ये कुछ हमारे देश का जो वो है डेटा है, कितना हमारे पास वो है जमीन कितनी है, और कितनी जमीन में हम करीब 143 मिलियन हेक्टेयर में हम खेती करते हैं। और जो रेशियो है 1950 में हमको 0.34 हेक्टेयर हमारे पास किसानों के पास जमीन थी, एक किसान के पास प्रति व्यक्ति जो जमीन है उसका औसत है। और आज की तारीख में हमारे पास जो जमीन है 0.1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जमीन हमारे पास उपलब्ध है। ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो फर्टिलाइजर जितने यूज हुए हैं, मतलब कितना बढ़ा है इनका जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना बढ़ा है, और केमिकल फर्टिलाइजर मतलब एग्रीकल्चर 68% एग्रीकल्चर जो हमारा एरिया बढ़ा है, और केमिकल फर्टिलाइजर 615%, पेस्टिसाइड 241%,
इलेक्ट्रिसिटी जो यूज है वो 742%, और जो क्रेडिट है वो लगभग, हमारा जो उधार जो कर्ज है किसान के ऊपर वो लगभग 1128% हमारा बढ़ा है। जो बड़ी समस्याएं हैं खेती की, तो जो हमारा भोजन हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन को खाने को चाहिए, वो एक बड़ी वो है, इसलिए हम खेती में जो हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की जगह हम केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या। 140 करोड़ लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अर्ली, मतलब जो हमारे डिकम्पोजिशन की, जो अर्ली जल्दी डिकम्पोज करते हैं ऐसे जो एजेंट है, उनकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास, और कम जानकारी है। दूसरा, और जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं जो जो उपयोग में आते हैं हमारी खेती के लिए, ये चाहे वो डिकम्पोजिशन के लिए हो चाहे दूसरे चीजों के लिए, उन सब की उपलब्धता हमारे पास कम है। दूसरा, लिमिटेड फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज, हमारे पास इनको जो माइक्रोबियल इनपुट है, इनको स्टोरेज करने की जो क्षमताएं हैं वो हमारे पास नहीं, क्योंकि ये सब वाइटल ऑर्गेनिज्म है, और इनको स्टोर करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, और वो मतलब लोकल लेवल पे, जो किसान के लेवल पे या जिले लेवल पे, ये अवेलेबिलिटी नहीं है। जो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो हम बात करते हैं, हरी खाद की बात करते हैं, हरी खाद के लिए जो हमें बीज चाहिए या प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, वो हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। अभी अगर आज हम किसी एक गांव में अगर बोले कि हम 100 एकड़ में अगर ग्रीन मैन्योरिंग करना चाहते हैं, तो हमें बीज के लिए बहुत घूमना पड़ेगा, उसके बाद भी हो सकता है हमें अवेलेबल ना हो पाए बीज, चाहे ढेचा का हो, चाहे सनहैम्प का हो, चाहे हमारी दूसरी चीजों का, दूसरी फसल जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए उपयुक्त मानते हैं। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ बायोटिक एजेंट, मतलब जो हमारे कई तरह के एजेंट है जिनके बारे में, जो हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते कि जो हमारी खेती के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो कई बार हम अनजान होने, उसकी बारे में जानकारी नहीं होने के कारण भी इनको नष्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और कोई ऐसा जो हमारे किसानों को जो खेती में जो वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो खेती में अच्छे उत्पादन के लिए जो प्रैक्टिसेस होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐसा क्लियर कट साधन नहीं कि इनको हम सीधे मॉनिटर कर सके किसानों को कि कहाँ कहाँ गलती कर रहा हो खेती में। जो हमारे समस्याएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हाई इनपुट का खेती में हम जितने भी इनपुट, जो भी साधन उपयोग कर रहे हैं, इनकी कास्ट बहुत ज्यादा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो हम उपयोग करते हैं, जो भी चीजें हम, जैसे हमने कोई चीज बनाई, हमने मान लो वर्मी कंपोस्ट बनाया, FIM बनाया, इनका डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होता है। हम उनको खुले में रख देते हैं क्योंकि हमारे पास उनके स्टोरेज के साधन नहीं है। तो ये भी कई, मतलब हम जितने उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, खासतौर से जो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो ये बहुत तेजी से, क्योंकि वोलेटाइल नेचर होता है इसका, तो बहुत तेजी से लॉस होता है नाइट्रोजन। जो हमारे जितने भी जो हम ऑर्गेनिक वेस्ट से जो फर्टिलाइजर वो बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं उसमें, तो ये भी एक डिग्रेडेशन समस्या है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, भूमि का जो इरोजन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उसके कई सारे कारण हैं, और इन सब कारणों से हमारी भूमि का क्षरण हो रहा है। तो इनको भी हमें कंट्रोल करने में बहुत समस्या होती है। ये सारी चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है, मनुष्य के स्वास्थ्य को है, ये प्रभावित करती है। हम इनकी बात करें कि सोर्सेस क्या क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर की बात करते हैं, मतलब खेती से जो भी चीजें निकलती है वो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। कंपोस्ट में हम कई तरह के कंपोस्ट होता है, जो अर्बन कंपोस्ट होता है, फॉरेस्ट कंपोस्ट होता है, हमारा जो खेती से निकलता है उसका भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, और वर्मी कंपोस्ट।
तो जहां पर हम इसमें कंपोस्ट बनाने के साथ अगर केचुए का उपयोग करते हैं तो फिर वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। क्रॉप रेसिड्यूज, जितना भी हमारा खेत का जो स्टबल्स बचते हैं हमारे काटने के बाद, हार्वेस्ट करने, हम गेहूं काटते हैं उसके बाद हमारे पास बचता है, धान काटते हैं उसके बाद बचता है, नीचे जो हमारा जिसको हम बाद में नरवाई जलाते हैं, तो वो जो रेसिड्यूज है वो भी हमारा बहुत बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक मैन्योर का। ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, हम सब जानते हैं एक बड़ा सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट का। क्रॉप रोटेशन, जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं या इंटरक्रॉपिंग करते हैं, एक फसल के साथ दो अलग अलग तरह की फसल मिलाकर बोते हैं, तो ये भी हमारे न्यूट्रिएंट का सोर्स बनती है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम बोलते हैं गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसलें लगाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हम शॉर्ट ड्यूरेशन फसल लगाते हैं, दाल वाली फसलों के बाद हम जो हमारी अनाज वाली फसलें लगाते हैं, दलहनी के बाद हम ग्रेमनी की फसलें लगाते हैं, ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों के बाद हम कम पानी वाली फसलें लगाते हैं, उथली जड़ वाली फसलों के बाद हम गहरी जड़ वाली फसलें लगाते हैं। तो ये जो क्रॉप रोटेशन है, इससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, क्योंकि हर जो फसल होती है उसका जो न्यूट्रिएंट देने का स्तर होता है वो अलग अलग होता है, वो कोई ऊपर से लेती है, कोई नीचे से लेती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी भूमि का जो उसका पोषक तत्व की स्थिति है वो बनी रहती है। इंटरक्रॉपिंग, जैसे हम दलहनी फसलों के साथ हम दूसरी फसल लेते हैं, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है तो उसके कारण इसमें उत्पादन जो है वो जो हमारी जो अगली फसल होगी उसको ये नाइट्रोजन मिलता है और अच्छा उत्पादन मिलता है। मल्चिंग, ये अभी हम प्राकृतिक खेती में भी बात कर रहे हैं मल्चिंग की। इसमें अगर हम मल्चिंग कुछ भी अगर हम उसको ढक के रखते हैं, चाहे हम प्राकृतिक रूप से करें या हम कृत्रिम रूप से करें, हम प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं या नेचुरल मल्चिंग करते हैं, तो इससे हमारा जो भूमि का और मॉइस्चर का, जो हमारी नमी है, दोनों का संरक्षण होता है और इससे कई तरह की हमारी जो न्यूट्रिएंट लॉसेस है, न्यूट्रिएंट का जो क्षरण होता है वो भी कम होता है। कंजर्वेशन टिलेज, ये अब नई प्रैक्टिस आ गई है। कंजर्वेशन टिलेज में हम भूमि को कम से कम नुकसान करते हुए हम खेती करते हैं, मतलब हमको कम से कम जुताई करना है, और जितना कम हम जुताई करेंगे तो उससे जो भूमि की हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी जो भौतिक दशा है वो अच्छी बनती है और उसको कम से कम नुकसान होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्र की बात करें जहाँ पे धान प्रमुखता से होती है, यहाँ बार बार पडलिंग होती है, मतलब भूमि को मचाते हैं, तो इससे यहाँ की जो जमीन की भौतिक दशा है बहुत खराब हो गई है। अगर ये जमीन सूखती है तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाती है। तो ये जो कंजर्वेशन टिलेज है, ये इसको भूमि के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ऑयल केक्स, ये भी हमें इसको सोर्स है एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर्स के। बायो फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरह के बायो फर्टिलाइजर्स हम बात करते हैं। हमने अभी हमारी क्लासेस भी, जो हमारा शनिवार को डॉक्टर संतोष जी का हमारा जो सेशन चलता है उसमें हम इसकी बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। तो ढेर सारे हम बायो फर्टिलाइजर्स हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में हम पीएसबी की बात करते हैं, एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, एजोस्पिरियम की बात करते हैं, हमारे के एक्टिवेटर आ गए, फास्फोरस एक्टिवेटर आ गए, के एक्टिवेटर आ गए, पीएसबी की हम बात करते हैं, माइक्रोराइजा की बात करते हैं। तो कई सारी चीजें जो भूमि में ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमें फर्टिलाइजर के रूप में, मतलब जो हमें न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ऐसे इनका हम अगर ऊपर से उपयोग करते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे भूमि में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नॉन सिंथेटिक केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मतलब सिंथेसिस नहीं होती, जैसे कि हमारा रॉक फॉस्फेट है, ये ऐसे केमिकल है जिनको हम बनाते नहीं, लेकिन फिर भी ये
हम इनका उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक में, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में। रॉक फॉस्फेट कई जगह हमें नेचुरल रूप से जमीन में मिलता है और उसको लेके हम खेतों में डालते हैं, तो इससे ये हमारे फास्फोरिक एसिड में बदल के हमारी भूमि में फास्फेट की कमी को पूरा करता है। ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल के लिए भी जो हमारे बहुत सारे कीड़े बीमारियां हमारे उसमें पौधों में होती है, तो इसके लिए हम अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, तो ये हमारे उसके लिए काम करते हैं। कुछ नॉन ईडेबल ऑयल्स हैं, जैसे अभी हमारे पिछले दिनों हमने अरंडी के तेल की बात की, इसने करंज के तेल की बात करते हैं हम, नीम के तेल की बात करते हैं। जो ये जो नॉन ईडेबल ऑयल्स हैं, इनका उपयोग हम खेती में इसके लिए जो ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड में हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, बेवेरिया की बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे बायो स्पाइडर्स हैं, हमारे माइट्स हैं, कई तरह की जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, ये भी हमारे बायो पेस्टिसाइड के रूप में काम करते हैं, जो हमारी कीड़ों को, बीमारियों को रोकने के लिए हमें सहयोग करते हैं। फिजिकल जो तरीके हैं उसमें हम जो ऑर्गेनिक कंट्रोल के लिए उसमें हम बात करते हैं लाइट ट्रैप की, जो हमारे एपर्चर, जो वुड एपर्चर की बात करते हैं, तो इसमें लाइट ट्रैप, अभी सोलर लाइट ट्रैप आ गए हैं, सब लोग इसके, हमारे जो उसके जो हमारा योगहार परिवार के लोग इस लाइट ट्रैप से परिचित हैं। जो अपर्चर मतलब वुड एपर्चर की बात करें, लकड़ी की खूंटियां लगाना, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत कारगर होता है। लकड़ी की खूंटियां हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। अभी फेरोमोन ट्रैप्स आ रहे हैं, कुछ कलर ट्रैप आते हैं, स्टिकी ट्रैप, कलर स्टिकी ट्रैप, तो इसमें भी ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप आ रहे हैं, कुछ ब्लू स्टिकी ट्रैप आ रहे हैं, तो अलग अलग इंसेक्ट के हिसाब से भी अब उस पर बात होने लग गई है कि कलर चेंज करके भी हम कुछ तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी हमारे ऑर्गेनिक में जो हमारा पेस्ट कंट्रोल में बहुत मदद करता है। जैसे हम एक बात करते हैं ज्वार में, ज्वार का अगर हम अर्ली सोइंग कर देते हैं तो उसमें लास्ट में जो उसमें एक इंसेक्ट आता है जो हमारी जो उसकी दाने होते हैं उसको सुखा, मतलब उसमें पोचा कर देता है। तो वो अगर हम अर्ली सोइंग या मतलब हम जो सूखे में अगर बुआई कर देते हैं ज्वार की, तो उसमें वो इंसेक्ट नहीं आता। ऐसे ही अर्ली सोइंग कर देता है तो हमारा फाल आर्मी वर्म हमारे मक्के में कम आता है। तो कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसको कि हम अगर कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी हम किसानों को मतलब हमारी खेती में जो ऑर्गेनिक पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सोलराइजेशन भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसमें हम जमीन में गर्मी के मई की गर्मी में हम इसमें गर्म पानी, वो मई की गर्मी में हम इस खेत में सिंचाई कर देते हैं, और सिंचाई करने के बाद इसको 200 गेज की मोटी प्लास्टिक से व्हाइट प्लास्टिक लेते हैं और इससे इसको पूरी तरह से कवर कर देते हैं। ये सामान्यतः नर्सरी वाले क्षेत्रों में, नर्सरी वाले एरिया में उपयोग किया जाता है, और उसको कवर करके चारों तरफ से बंद कर देते हैं। तो ये जो खेत होता है उसमें किसी भी तरह के जो सूक्ष्म जीव या कीड़े वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारा तरीका है। न्यूट्रिएंट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? हम सभी जानते हैं हमको 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उससे हमको 2-3 ही हमें जो पोषक तत्व वो मिलते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर हम उपयोग करते हैं तो इसमें एक साथ हमें कई सारे न्यूट्रिएंट हमको मिल जाते हैं, और जो हमारा सॉइल का जो बैलेंस है, हमारे जमीन का जो कार्बन का बैलेंस है, वो एक सही उसमें चलता है। हमारा जो कई सारे जो वो है, जैसे हमारा फास्फोरस है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है हमारी जमीन में। मतलब जितना हम डीएपी और एसएसपी देते हैं, ये इसका लगभग 60% से 65% जो है वो एक तुरंत फिक्स हो जाता है जमीन में जाके, वो पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमको पीएसबी का उपयोग करना चाहिए, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, या
जो हमारे माइकोराइजा है इसका उपयोग करते हैं, तो ये घुलनशील रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, ये तो चूंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, पर ये भी हम अगर नेचुरल फार्मिंग और वो करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है तो। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हमारे मतलब बात करें तो लगभग 7,000 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर उपलब्ध है। ग्रीन मैन्योर से हम कर सकते हैं, बायोडायनेमिक जो अलग अलग बायोडायनेमिक बन रहे हैं उनको भी हम कर सकते हैं, अग्निहोत्र, बायो फर्टिलाइजर, काउ यूरिन, इनका उपयोग हम उसमें कर सकते हैं। इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग मतलब हम खेत में फसल को उगाते हैं और वहीं पर खेत में उसको दबा देते हैं। तो ये इसमें ये ग्रीन मैन्योरिंग में हम कई तरह की फसलें लेते हैं। सामान्यतः जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो ढेंचा और सन, ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और उसके अलावा हम जो हमारी दलहनी फसलें हैं, मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, इसमें हम क्रॉप ऐसी देखते हैं जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हो और जिसमें हार्डीनेस जल्दी नहीं आती हो, और उसमें वो जो 50 से 60 दिन या 80 दिन तक भी कुछ क्रॉप को हम ले जाते हैं, तो इसमें इसको हम जमीन में उसको कल्टीवेट कर देते हैं, चाहे तो रोटावेटर की सहायता से या एमबी प्लाऊ से। तो इसको जमीन में मिला देते हैं और फिर इसके बाद में खेत में हम पानी दे देते हैं, जिससे इसमें डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के बाद हमको न्यूट्रिएंट अच्छे मिलते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट हम क्रॉप लेते हैं उसमें हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। कुछ ग्रीन मैन्योरिंग जो है ये हम जो फॉरेस्ट प्लांट है इनकी पत्तियों को भी लेकर हम कर सकते हैं। तो इसमें ग्लेसरीडिया का बहुत तेजी से उपयोग हो रहा है। ग्लेसरीडिया, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, इसको हम मेड़ों पे लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों को काट कर हम खेतों में डाल सकते हैं। तो ये हर साल बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो इसकी जब इसमें खूब ग्रोथ आ जाए, मेड़ों पे लगा दीजिए, खूब ग्रोथ आ जाए तो पत्तियों को काट के पूरे खेत में बिछा दीजिए और रोटावेटर चला दीजिए। तो ये आपकी जमीन में मिल जाता है, तब तक नेक्स्ट ईयर तक फिर उसमें ग्रोथ आ जाएगी, अगले साल फिर से उसको ग्रीन मैन्योरिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये कुछ जो वो है ग्रीन मैन्योरिंग के क्रॉप जो है ढेंचा, सनह, मूंग, काउपी, ग्वार, सेंझी, बरसीम, खेसारी, ये जो अलग अलग है इनको हम अलग अलग सीजन में ले सकते हैं। ये जो वीड्स हैं, खरपतवार जो हमारे पास होते हैं, इनमें भी बहुत न्यूट्रिएंट होता है। हम सामान्यतः खरपतवार को उठा के खेत के बाहर कर देते हैं, तो अगर हम खेत के बाहर नहीं करके खरपतवार को निकालें और थोड़ा सा मिट्टी उनमें नहीं हो, इस कंडीशन में अगर हम उनको खेत में ही बिछा दें तो ये हमारे खेत में मल्चिंग का काम करते हैं। तो ये भी हमारे उसके लिए बहुत न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। तो ये कुछ खरपतवारों के नाम है जो हमारे खेतों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इनमें भी आप देखेंगे इसमें 3% मतलब 2% से लेके 3% तक इसमें नाइट्रोजन है, 1.5% तक इसमें फास्फोरस है, पोटास भी 5% तक पोटास की मात्रा अलग अलग उसमें क्रॉप में देखे जाए तो इसमें पाई जाती है। तो इनका हम उपयोग हमारी खेती में, अगर हम इसका मल्चिंग के रूप में उपयोग करें, वहीं निकालें वहीं उनको खेत में उसको मल्चिंग के रूप में वो कर दे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फसलों को न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। जो हम उसकी बात कर रहे थे, जो हम फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, सुबबुल का उपयोग कर सकते हैं, ग्लेसरीडिया का उपयोग कर सकते हैं, वाइल्ड ढेंचा भी होता है। ढेंचा जो हम खेतों में उपयोग करते हैं वो हमारा क्रॉप वाला होता है, एक सीजन का होता है। वाइल्ड ढेंचा होता है जो पेरिनियल होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। करंज भी तेजी से बढ़ता है इसमें, अच्छा चूंकि लेग्यूमिनस है तो करंज की पत्तियों को भी हम उपयोग कर सकते हैं, इसमें बहुत तेजी से पत्तियां आती है, तो इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। ये एक उसका है जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट मतलब फसलें हैं जिनमें ग्रीन मैन्योरिंग के लिए उपयोग किया जाता है और उसमें कितना न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ये यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। ये सस्पेनिया रोस्टाटा जो होता है, ये एक ऐसा है जिसमें स्टेम नॉड्यूलेशन भी होता है। मतलब रूट में तो नॉड्यूलेशन होता ही है, ज्यादातर जो
सारी जो लेग्यूम्स में रूट में नॉड्यूलेशन होता है, इसमें स्टेम में भी नॉड्यूलेशन होता है, मतलब ये इसका स्टेम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये उनके ग्रीन मैन्योर्स के वो दिए हैं, सस्बेनिया, क्रोटेलेरिया, इकाइनोक्लोआ, एक ये ढेंचा, और इसमें 30 दिन में कितना होता है और 45 दिन में कितना होता है, 60 दिन में कितना होता है और 75 दिन में कितना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा अंतर को समझें। अगर हमारे पास समय कम है तो हम कम से कम 30 दिन हम करें, और 30 दिन के बाद हम 75 दिन तक भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अगर हमारे पास वो है तो ढेंचा को हम 45 दिन में हम इसको जमीन में मिला दें, क्योंकि उसके बाद इसमें जो नाइट्रोजन कंपोजिशन है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, और बहुत ज्यादा दिनों के बाद जाने पे इसमें नाइट्रोजन का कंपोजिशन कम होने लगता है। तो 45 दिन जो है वो बहुत बढ़िया एज है जिसमें हम इसका जो हमारा ढेंचा है उसका उपयोग हमको कर लेना चाहिए, जमीन में मिला देना चाहिए। उसके बाद इसमें CN रेशियो भी कम होने लगता है। ग्रीन मैन्यूरिंग के आप सभी इसके फायदे जानते हैं। भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, जो भूमि की स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए मतलब ये सॉइल साइंस में कहा जाता है कि स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज, मतलब हम इसको बदल नहीं सकते भूमि के स्ट्रक्चर को। पर ग्रीन मैन्यूरिंग एक ऐसा है जो इसमें भूमि के बनावट में भी सुधार करने में मदद करता है। तो फिर जो हमारी अगली फसल के लिए वो फसल मतलब न्यूट्रिएंट देता है, वीड को दबाता है, क्योंकि जितने वीड खरपतवार आते हैं, अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो वो खरपतवार उसके साथ जमीन में दबा दिए जाते हैं, तो इनके बीज नहीं बनते, तो अगले सीजन में हमें दूसरी फसल का वो नहीं होता, मतलब वीड कम आते हैं नेक्स्ट फसल में। भूमि के सॉइल इरोजन को कम करता है, न्यूट्रिएंट जो लॉसेस है उनको कम करता है भूमि में, और जो पेस्ट और डिसीज की साइकिल है उसको तोड़ता है, क्योंकि जितने हमारे कीट पतंगे हैं ये एक निश्चित उस पर आते हैं। जब हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है और उसके बाद जब हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होती है, उसमें ज्यादातर कीट आते हैं। तो ये जब सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ में अर्ली सीजन में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसको जमीन में मिला देते हैं, तो इनकी साइकिल को तोड़ देता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, चूंकि जमीन में हम इसको मिलाते हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है जब इसके डिकम्पोजिशन में। तो ये डिफरेंट टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स की हम बात करें तो हम, जैसे पिछले भी बार मैंने बात की थी कि हम अलग अलग तरह के बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्रॉप के हिसाब से। तो राइजोबियम जो है वो हमारा लेग्यूम क्रॉप के लिए होता है, एजोस्पिरिलम जो है, एजोटोबैक्टर जो है वो नॉन लेग्यूम के क्रॉप के लिए होता है, और एजोस्पिरिलम जो होता है ये भी नॉन लेग्यूम के लिए होता है। एजोस्पिरिलम हम सामान्यतः धान के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां सबमर्ज कंडीशन होती है, पानी भी खेत में होता है, तो एजोस्पिरिलम यहाँ पर धान की खेती में एजोस्पिरिलम अच्छा काम करता है। एजोटोबैक्टर गेहूं, चना, अलसी, सरसों, जो हमारी दूसरी फसलें हैं नॉन लेग्यूम और दूसरा तेल वाली फसलें, उनमें अच्छा काम करता है। एसिटोबैक्टर ये शुगर केन के लिए स्पेसिफिक है, जो बायो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है, स्पेशल है। एसिटोबैक्टर जो शुगर केन के लिए काम करता है। फास्फोरस जो हम सॉल्युबलाइज करने के लिए बात करते हैं, फास्फेटिका, पीएसबी और वीएम, मतलब वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा ये हमारे उसके लिए काम करता है, सभी क्रॉप के लिए फास्फोरस मतलब घोलने के लिए। राइजोबियम जो है ये 30 से 100 किलो तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति सीजन बनाकर देता है, और इसकी ये खासियत है कि सबसे बड़ी खासियत राइजोबियम की है कि ये डायरेक्ट प्लांट को क्योंकि पौधे में ही बन रहा है, उसकी जड़ों में ही, गांठों में बन रहा है और सीधे पौधे को जाता है, तो ये किसी भी तरह के नाइट्रोजन के एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एजेटोबैक्टर ये भी 20 से 30 किलो नाइट्रोजन बनाता है, पर ये जमीन में बनाएगा। एजोस्पिरिलम ये भी जमीन में बनाएगा। एसिटोबैक्टर 70 से 150 किलो नाइट्रोजन प्रति सीजन बनाता है।
फास्फेटी का 20 से 30 किलो फास्फोरस को बोलने ये घुलनशील फॉर्म में परिवर्तित करता है। वैसे ही वैम जो है ये 30 से 50, जो माइकोराइजा है ये 30 से 50 किलोग्राम जो है प्रति सीजन कन्वर्ट करता है। ये जो किस तरह से गांठें बनती है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ आपको गांठें दिखाई दे रही होगी, ये जड़ों की ये जो गांठें हैं, ये गांठें, और इनको दबा कर देखेंगे तो इसमें से गुलाबी रंग का द्रव्य निकलता है। और इसमें देखिए ये माइक्रोस्कोप से जो वो किया गया है तो इसमें बारीक बारीक ढेर सारे वो बनते हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये नोड्यूल्स जो है अलग अलग तरह के नोड्यूल्स जो होते हैं, और जितने ज्यादा नोड्यूल्स होंगे पौधे में उतनी ज्यादा उस नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होगा, नाइट्रोजन उतना ज्यादा बनेगा। ये राइजोबियम जो है एक सहजीवी बैक्टीरिया है, सहजीवी ऑर्गेनिज्म है, सहजीवी फंगस है। तो ये उसके साथ पौधे के साथ साथ अपने आप को जीवित रखता है, मतलब पौधे से अपना भोजन लेता है और उसके बदले में उसको नाइट्रोजन देता है। ये मैंने उस दिन जो बात की थी कि कौन सी फसल के लिए कौन सा राइजोबियम उपयुक्त रहेगा, तो जो मटर और जो हमारी लेथाइरस है और लेंटिन मतलब मसूर, इसमें हम राइजोबियम लेग्यूमिनोसम उपयोग करते हैं, ये इसकी स्पीसीज है। इसके अलावा जो बरसीम है उसमें राइजोबियम ट्राइपोली उपयोग करते हैं। किडनी बीन जो हमारी क्या बोलते हैं, हमारा जो हमारी जो कॉमन बीन है जिसको हम उपयोग करते हैं, इसमें राइजोबियम फेजियोली उपयोग करते हैं। हमारा मतलब सेम वगैरह जो है ये किडनी बीन में आता है, तो ये इसमें हम राइजोबियम फेजियोली उपयोग करते हैं। और ल्यूपिन्स जो होते हैं, जो मोटी बीन जो मोटी वाली जो सेम वाली फसलें होती है जिसमें बड़े बड़े वो होते हैं, उसमें राइजोबियम ल्यूपाइन उपयोग करते हैं। और सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम उपयोग होता है। और जो लूसर्न, फेनुग्रीक और मेलिलोटस जो होता है, इसमें राइजोबियम मेलिलोटाई का उपयोग करते हैं। तो ये इसकी राइजोबियम की अलग अलग स्पीस है जिसका हम जो उसके लिए रूट इनोकुलेशन, जो सीड इनोकुलेशन के लिए उपयोग करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के बायो फर्टिलाइजर है जिनका हम उपयोग करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और जो राष्ट्रीय हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और हर जगह की जो देश की जितनी विश्वविद्यालय है इनमें बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं। कई सारे प्राइवेट हमारे साथी लोग भी बना रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल सेंटर है बायो फर्टिलाइजर्स के, इनमें भी बायो फर्टिलाइजर को बनाया जाता है। ये जो बायो फर्टिलाइजर का सिलेक्शन जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। जैसा मैंने अभी बताया कि बायो फर्टिलाइजर का हमारा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और इसका 1 मिनट में जाए। जी थोड़ा सा बाजू में वो पथ संचालन शुरू हो रहा तो उसमें उसकी आवाज आ रही थी। जो एजोस्पिलम है, ये एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलम, इनका उपयोग आपको अलग अलग तरह की सॉइल में, जैसे मैंने कहा कि एजोटोबैक्टर को हम सूखी गेहूं और उसके साथ उपयोग कर सकते हैं, वैसे हैवी सॉइल में हम एजोस्पिलम का उपयोग करते हैं। और इनको अगर एक एक के रेशियो में भी अगर हम उपयोग करते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट हमको देते हैं। एप्लीकेशन की, जो हम बायो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम सामान्यतः इसको अलग अलग तरीके से हम उपयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, रूट ट्रीटमेंट करते हैं, और जो हमारे जिनमें हम पौधे लगाते हैं तो पौधे की पौधों की रूट ट्रीटमेंट करते हैं। तो बीज उपचार के लिए हम उसको घोल बनाते हैं। हम सामान्यतः ये बोलते हैं थोड़ा सा अगर गुड़ उसके साथ ले ले घोल बनाने के साथ, और पहले हम बोलते थे 5 ग्राम प्रति किलो बीज बोलते थे, अब हम बोलते हैं 10 ग्राम प्रति किलो बीज। तो 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर हम इसका इनोकुलेशन करते हैं बायो एजेंट, बायो फर्टिलाइजर्स का, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे उसमें देते हैं। और ये एक ऐसा है कि जिससे हम बिल्कुल क्लियर कट जो फर्टिलाइजर है उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की बचत कर सकते हैं। डोजेस सीड ट्रीटमेंट के लिए 200 ग्राम
के उसके वो आते हैं 10 किलो सीड के लिए पर्याप्त है। 20 मतलब इसमें 20 ग्राम 10 ग्राम की हम रिकमेंडेशन करते हैं। वेजिटेबल के लिए 1 किलो प्रति हेक्टेयर, अगर जमीन में अब आपको उसकी जड़ों को वो करना है तो सब्जियों की जड़ों के लिए 1 किलो हम वो ले लें। आजकल लिक्विड में आ रहे हैं और लिक्विड ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो पहले हमारे कार्बन बेस्ड उपयोग करते हैं, लिग्नाइट उपयोग किया जाता था, तो उसमें उसको कैरी करने में भी और इनमें दूसरा जो इसकी स्टोरेज क्षमता थी वो भी कम होती है। तो हम अगर लिक्विड वाले लेते हैं तो ये ज्यादा प्रभावी है और इनको हम ज्यादा समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। जमीन में मिलाने के लिए हम जो मात्रा लेते हैं उससे हम डबल कर देते हैं मात्रा, तो 2 किलो प्रति एकड़ सामान्यतः या 2 लीटर प्रति एकड़ हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं भूमि उपचार के लिए। इसमें राइजोबियम को हम उसमें उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए, और फास्फेटिका जो आता है उसको हम सॉइल ट्रीटमेंट के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नॉन लेग्यूम में हम अभी हम बात कर रहे थे कि हम अलग अलग फसलों को उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो हमारी नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं, तो हम नॉन लेग्यूम फसलों में भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और एसिटोबैक्टर, इनका उपयोग कर सकते हैं। ये राइजोबियम के जो इफेक्ट हैं अलग अलग फसलों में, ये नेशनल बायोफर्टिलाइजर्स उनके डेटा हैं। इसमें जो यील्ड इंक्रीज हुई है उसका है कितने % उसके उत्पादन जो है बढ़ रहा है, और लगभग ये चने में 14% यील्ड इंक्रीज हो रही है। जो ग्रीन ग्राम है, मूंग है, इसमें 16%, रेड ग्राम यानी तुअर में 12%, ग्राउंडनट में मूंगफली में 16%, सोयाबीन में 13% और फ्रेंच बीन में 14%। तो ये यील्ड जो है, और एनपीके कंट्रोल, मतलब उसमें एनपीके बिल्कुल नहीं दिया गया है। एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम के जो नॉन लेग्यूम क्रॉप में है, इनके भी इनमें किस तरह से इनके फायदे हैं, तो वो भी राइस में, वीट, मेज, मस्टर्ड, कॉटन, इसमें भी 9% से लेके 15% तक यील्ड इंक्रीज हुई है। इसमें ये अमृत पानी, नाडेप, इनके भी जो अलग अलग फसलों में इनके फायदे हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि ट्रीटेड और अनट्रीटेड में किस तरह से हमको मिला। ये पहले हम लोग गुजरात वाले भाइयों से जो हमारे उनसे हमने इस पे काफी चर्चा कर चुके हैं। इस पे आगे बात करेंगे। ये अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोस्ट, ये हमारे पास जो, अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारे पास लगभग 160 मिलियन टन जो है वो कंपोस्ट हमारे पास उपलब्ध है, और इससे जो हमारा मैन्योर बनेगा वो 15% इसमें हमको मैन्योर प्राप्त होगा इस कंपोस्ट से। तो ये करीब 2.4 करोड़ टन होगा। एक जो कैलकुलेशन है मोटा मोटा वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 2.4 करोड़ टन अगर हम इसकी कीमत लगाते हैं तो आज की तारीख में 10 रुपए किलो से कम कोई कंपोस्ट हमको नहीं मिलता है। और कई तो जो शहरों में बेचते हैं वो 50 रुपए और 100 रुपए में भी कंपोस्ट को जो पैकेट बना के लोगों को बेच देते हैं। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 24,000 करोड़ रुपए का सिर्फ इससे हम इतना हम इससे पैसा वो कर सकते हैं, और इसमें लगभग 10 लाख रोजगार भी हम इसमें कर सकते हैं सिर्फ इसी चीज से। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। हमारे पास जो कई सारी जो फसलें हैं जिनका हम कहीं से उपयोग नहीं करते, मतलब जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जैसे लेंटाना कैमरा। लेंटाना हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब जहां जहां हमारे फॉरेस्ट एरिया है, खेती वाले एरिया, उसमें जहां लेंटाना हो गया वहां वो फिर किसी दूसरी चीज को नहीं उगने देता। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो जब हरा रहता है और जब तक इसमें
बीज नहीं बनते, फूल नहीं आते, उसके पहले इसको काट लें और काट के अगर इसकी खाद बनाए तो इसमें 2.94% नाइट्रोजन, फास्फोरस 0.51% और पोटास जो है 0.8%। तो ये किसी भी हमारा जो न्यूट्रिएंट के सोर्स हैं, ऑर्गेनिक सोर्स है, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा पाई जाती है। कांग्रेस घास जो हमारा पार्थेनियम है, इसमें जो है ये पार्थेनियम जो हमारा, उसमें भी 2.38% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.42% फास्फोरस और पोटास भी 0.72% पाया जाता है। इनकी अगर तुलना FIM से करें तो देखिए ये सिर्फ फास्फोरस छोड़ के बाकी सब में नाइट्रोजन भी ज्यादा है और पोटास भी ज्यादा है। तो ये हम इनका उपयोग भी हम खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग जो ऑर्गेनिक वो है उनका, ये भोपाल के फंदा फार्म में इनका वो किया गया है, तो उसके डेटा है कि किस मतलब हम पार्थेनियम और ये चीज उपयोग करते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट कितने पाए जाते हैं। ये जो हमारा बायो फर्टिलाइजर का मेरठ में जो नेशनल सेंटर है, वहां पर ये वेस्ट डिकम्पोजर बनाया गया और ये अब प्राइवेट में उपलब्ध करा दिया गया है। तो प्राइवेट से हम इसको ले सकते हैं और ये बहुत बढ़िया काम करता है वेस्ट डिकम्पोजर, और इसके रेट भी बहुत कम है, 20-25 रुपए की एक डिब्बी आती है और उसको हम खेती में उपयोग कर सकते हैं। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, जिससे कि हम खेती में इसको उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार डिब्बी ले आओ तो आप लगातार इससे वेस्ट डिकम्पोजर बनाकर खेती में उपयोग कर सकते हैं। और एक ICAR द्वारा भी, नई दिल्ली द्वारा भी एक कैप्सूल निकाला गया है जिसका भी उपयोग हम डिकम्पोजिशन के लिए कर सकते हैं। कुछ नेचुरल इंसेक्ट जो होते हैं, समय तेजी से भाग रहा है तो मैं थोड़ा इन पे भी बात कर देता हूँ। कुछ ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं जो हमारे कीड़ों को खाते हैं, जैसे क्राइसोपरला है, ये जो लेडी बर्ड बीटल है, ईयरविंग्स है, ये हमारे जो नेचुरल रूप से जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको खाते हैं। हम कई बार इनको पहचानते नहीं है और इनको भी हम ऐसे कीट समझते हैं कि ये हमारी फसल में आ गए, हमको दवाई डालना है। तो ये भी हमको समझने की जरूरत है कि कब हमको कौन सी चीजों में हमें दवाइयों का उपयोग करना है और कब नहीं करना है। ये जो है ये नेचुरल एनिमीज है जो हमारे उसमें सफेद वाला जो आ जाता है, जो किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होता। वुली एफिड और मिलीबग, दो चीज ऐसे हैं जो सामान्यतः इसके आसपास कॉटनी ग्रोथ होती है, जिससे हम दवाइयों का स्प्रे भी करते हैं तो दवाइयां उस पर नहीं करती। तो ये जो कॉक्सिनिडेल बीटल है, कार्बाइड बीटल है, बीटल्स जितने भी है, जो हम बरैया जिसको बोलते हैं, वो बड़े बड़े कारगर होते हैं इनको वो करने के लिए। क्राइसोपरला भी है, इसका उपयोग करते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिनको हम, जो हमारे कीटों को कंट्रोल करती है। ये स्टेम बोरर जो आते हैं, जितने भी बोरर्स आते हैं, उनके लिए ये जो कीट हैं ये बढ़िया काम करते हैं। हमारा जो स्पाइडर जो हमको जो दिखाई देते हैं, ये जो हमारी ये है, ये भी मकड़ियां जो है, ये भी हमारे खेत में कई बार मकड़ियों के जाले दिखते हैं तो हमारे किसान भाई बोलते हैं खूब जाले हो गए। ये मकड़ियों के जाले आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, फायदा करते हैं। सिर्फ आपको जो माइट्स हैं, जो छोटी वाली जो मकड़ी होती है, जो रेड माइट्स जिसको बोलते हैं, जो पत्तियों में दिखाई नहीं देती, वो नुकसान करती है। पर ये जो बड़ी मकड़ियां हैं ये हमारे लिए फायदेमंद होती है, ये इंसेक्ट कंट्रोल का काम करती है। इवन ये एग को भी खाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रीडेटर, पैरासाइट, एंटागोनिस्ट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम प्रीडेटर मतलब जो खाने वाले हैं, मतलब उसको, उसके जो कीड़ों को सीधे खा जाते हैं, मतलब बड़े बड़े कीट होते हैं जो उनके अंडे को खाते हैं या इल्लियों को खा के अपना पेट भरते हैं। पैरासिटाइड मतलब जो उनके अंदर रहते हैं और उसमें कोई बीमारी करते हैं जिससे वो मर जाते हैं। एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो उनमें प्रजनन दर को कम करते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते। ऐसी चीजों का हम उपयोग करते हैं, जैसे नीम ऑयल एंटागोनिस्ट का काम करता है, वो उनको खाने से रोकता है, उनको बढ़ने से रोकता है। तो ये उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। ये
नीम ऑयल मारता नहीं है किसी कीड़े को। नीम ऑयल अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो वो खाने नहीं देगा, मतलब पौधा इस लायक नहीं रहेगा कि उसको कीड़े खा सके। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो, जैसे हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, कई सारे उसमें रोग फैलाता है कीड़ों में, तो इनको हम एज ए कंट्रोल के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ पैथोजेंस है ट्राइकोडर्मा, ये जितने रूट पैरासाइट जितने होते हैं, जो रूट फंगस होते हैं, उनके ऊपर वो काम करता है। मेटाराइजियम, एनिलिसोपी, ये भी कई तरह के जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, लीफ हॉपर्स होते हैं, स्टेम बोरर, इनको कंट्रोल करता है। बेवेरिया बेसियाना, जितने हमारे कैटरपिलर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा वर्टिसिलियम, जो एफिड्स जैसे जो सक करते हैं उनके लिए वर्टिसिलियम। नामेरिया जो है, नामोरिया को हम उपयोग करते हैं, जितने बोरर्स होते हैं इसके लिए हम उससे उपयोग करते हैं। बेसिलस thuringiensis बीटी हम जिसकी बात करते हैं, इसका भी उपयोग, जितने हम इंसेक्ट हैं उनको, इसकी बहुत वाइड रेंज है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया का उपयोग। वायरल पैथोजन जो है एनपीवी वायरस होता है, ये भी हमारी इल्लियों को मारने के लिए उपयोग करता है। ग्रेन्युलस वायरस होता है, ये एनपीवी वायरस अगर हमारे खेत में हम इसका स्प्रे करते हैं तो सूखी हुई उल्टी लटकी हुई इल्ली हमारे खेतों में दिखाई देती है। इनको इकट्ठा करके फिर से पीस लो और फिर से इसको स्प्रे कर दो, तो एनपीवी का हम लगातार इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेन्युलस वायरस होता है, जो दाने में अंदर उसकी जितनी कोशिकाएं हैं, शेल्स हैं, उनको ग्रेन्यूल्स में बदल देता है। तो ये भी, और ये ह्यूमन के लिए सेफ भी है और हम इनको उपयोग कर सकते हैं। बॉटनिकल पेस्टिसाइड में नीम के ढेर सारी चीजें हम पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे, 5 मिनट और थोड़ा सा लूंगा मैं, फिर आपके प्रश्न, शायद समय तेजी से भाग रहा है। तो घूड़ा रहित गांव, इसका एक कॉन्सेप्ट जो है कि हम जो खेती में जितना हमारे पास हम गोबर हमारे पास आता है, गौमूत्र आता है, इनका उपयोग हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है। और जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो हम जानवरों को चारा खिलाते हैं, और इनको हम ज्यादातर किसान भाई हमारे देश में, जो हमारे गाँव में है, घूड़ा बनाते हैं। पहले क्या होता था कि पुराने लोग जो है वो घूड़ा बनाते थे तो 3 फीट 4 फीट का गड्ढा खोदते थे, और उस गड्ढे में गोबर कचरा जो भी उनके खेत का, मतलब जो जानवर का आता था, उसको वो उसमें डालते थे। और जब वो भर जाता था तो उसको ऊपर से मिट्टी से लीप देते थे, और उसके बाद 2-3 महीने बाद वो बैठ जाता था, क्योंकि अंदर डिकम्पोजिशन होता है तो वो नीचे बैठ जाता है जितना कचरा रहता है। और उसके बाद फिर इसको फिर से भरते थे, फिर उसको पैक कर देते थे। तो ये ऐसी कंडीशन में इसमें जो खाद बनता था वो उसमें डिकम्पोजिशन प्रॉपर होता था। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये होती है कि इसमें जो गहराई होना चाहिए 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देखा गया है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, इनकी जो वाइबिलिटी होती है, जिनकी एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होती है, वो 3 फीट तक होती है। उसके नीचे फिर इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अर्ली डिकम्पोजिशन के लिए हमको ये जो घूड़ा है उसको हमको गड्ढे में डालना चाहिए। अब इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि नुकसान क्या क्या है, क्या चीजें हैं जो इसको ये क्यों नहीं करना चाहिए, घूड़े की जगह हमको गड्ढे में क्यों डालना चाहिए। देखिए, हम जितना भी कचरा डालते हैं, जितना हम कचरा इकट्ठा करते हैं घूड़े पे, और घूड़े से हम इसको सीधे खेत में ले जाके डाल देते हैं, तो वहां डिकम्पोज नहीं होता। ये घूड़े में डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि ये ओपन रहता है, और ओपन रहने के कारण इसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। और डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, और इसमें जो भी चीजें होती है, एक चीज मैंने और कही थी पहले, कि जो जितना चारा हमारे हिंदुस्तान में खिलाया जाता है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर सामान्यतः जो किसान है वो मेड़ का चारा काटता है, और चारा काट के लाके जानवरों को खिलाता है, और उसी चारे को मानता है कि ये मेरा बहुत बढ़िया आहार है। पर हमारे यहाँ जानवर पाले जाते हैं, पर जानवरों के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसके लिए ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें। अगर हमारे पास 20 जानवर है, 25 जानवर है, तो हमको 1 एकड़ जमीन उनके लिए छोड़ना चाहिए कि सिर्फ ग्रीन, हम उसके लिए हरा चारे की व्यवस्था करें। हम
जानवर तो पालते हैं पर उसके लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं करते। और उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो निर्भरता होती है पूरी तरह से कंसंट्रेट के ऊपर होती है। जो हम खली, चूनी ये जो बाजार से खरीदते हैं, हमारी निर्भरता सबसे ज्यादा उस पर होती है और उसी के भरोसे हमारे जानवरों से हम प्रोडक्शन लेते हैं। तो हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारी हमारा जो गौ पालन का धंधा है वो हमारा लॉस में जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा मेड़ का जो चारा होता है उसको हम धीरे धीरे काटते हैं। तो शुरू के दिनों में तो हरा चारा मिलता है, पर जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो चारा जठरा जाता है, उसमें फिर बीज बनने लगते हैं और जानवर वही बीज खाता है। और सामान्यतः जैसे हम जानते हैं जानवर र्यूमेंट होता है, ये जो खाता है पहले जितना भी खाता है वो सीधा एक तरफ अपने पेट में रख लेता है और जब ये खाली बैठता है तब जुगाली करता है। और 1 मिनट, बैटरी लो हो गई है, चार्जिंग में लगा दूं। तो हमारा जानवर जो भी खाता है वो उसके पास दांत नहीं होते। जैसे हमारे पास चबाने के लिए दांत होते हैं, ऐसे हमारे जानवर के पास चबाने के लिए दांत नहीं होते। उसको सिर्फ वो थोड़ा बहुत उसको वो कर लेता है, मुंह में घुमाता है और घुमा के फिर वो अपने स्टोमक में ले जाता है। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से उसको चबाता नहीं। जुगाली में सिर्फ उसको उसमें लार और कुछ मिला के अंदर वो अपनी आंत में ले जाता है। तो यहाँ पर हमें अगर हम उसको इस तरह का चारा खिलाएंगे जिसमें दाने बने हो, तो हम सामान्यतः ये देखते हैं कि गोबर में अगर मान लो हमने गेहूं खिला दिया गलती से, तो पूरा गेहूं के दाने एज इट इज जो उसके गोबर में निकल आते हैं। तो ये जो हमारे खरपतवार के बीज है ये भी जानवर के गोबर के साथ निकल आते हैं और ये फिर अगली फसल में जब हम खेत में फसल को लेते हैं तो ये उसमें दिखाई देते हैं खरपतवार के रूप में और हमको फिर उसकी निदाई करनी पड़ती है। बीमारी का स्रोत बनते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम हमारी खेती में करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, अगर खाद को अच्छे से बनाते हैं और ये जो खाद बनी है इसको अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें, अगर इसको हम वर्मी कंपोस्ट केचुए के साथ वो कर लें, अगर इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कर लें तो केचुए के अंदर एक बहुत बढ़िया व्यवस्था ईश्वर ने दी है कि केचुए की अगर आप उसका एक्सक्रीटा देखेंगे तो वो जो एक्सक्रीटा है उसको अगर हाथ से आप देखेंगे तो बिल्कुल चिकना रहता है, क्योंकि उसके अंदर गिजार्ड करके एक अंदर मसल्स का वो पाया जाता है जिससे वो जितना भी खाता है उसको पीस देता है। तो जितने हमारे बीज होते हैं, खरपतवार के बीज होते हैं, जो भी उसके पेट में जाता है तो वो सारा उसको पीस देता है और पीस के बाहर निकाल देता है। तो जो भी केचुआ खाद से निकलेगा उसमें आपके खरपतवार के बीज बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये जो केचुए खाद के हम बनाते हैं उसमें जब भी हम केचुआ खाद खेतों में डालते हैं तो हमारे खेतों में खरपतवार बहुत कम होते हैं। अगर हम घूड़ा बनाने की मतलब घूड़ा डालने के बजाय अगर हम इसको सुधार लें तो बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा, हम जो हमारा गोबर हम डालते हैं तो ये डायरेक्ट हम खेत में उसके ऊपर घूड़े के ऊपर डालते हैं, तो बारिश के दिनों में इसका बहुत बड़ा भाग बारिश के साथ बह जाता है। ठंड के दिनों में हमारे किसान भाई उसके कंडे बना लेते हैं और जितना बचता है वही हमारे खेत में उपयोग में आता है गोबर। गर्मी के दिन में जितना हम खाद डालते हैं तो हमने वो जो हम गोबर इकट्ठा करके हमने घूड़े के ऊपर डाला तो तेज गर्मी जब हमारा सनलाइट रहता है तो वो तेज गर्मी में जितना हम गोबर डालते हैं वो दिन भर उसी में रहता है। उसमें से ज्यादातर नाइट्रोजन और दूसरे जो वोलेटाइल हमारे न्यूट्रिएंट है जो उड़ सकते हैं वो सारे निकल जाते हैं, सिर्फ उसमें कार्बन और कुछ चीजें और बच जाती हैं। तो ये हमारा जो नुकसान है वो जब हम ओपन में कुछ इस तरह से करते हैं तो लगातार हमारा न्यूट्रिएंट लॉस होता है। इससे बचने के लिए हमें ये जो घूड़ा डालने की संस्कृति इस पे थोड़ा सा विराम लगाने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दे, जो हमारे पूर्वज लोग करते थे, हम गड्ढे में डालें और हर बार उसको बंद करें। और इसमें थोड़ा बहुत जी जी हाँ जी मैं अपनी बात को विराम देता हूँ
और आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहे तो करें। जी जी काफी जी समय अभी ले के लिया मैंने, सुंदर आभार हूँ। जी मैं डॉक्टर रोशन लाल भैया का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे समय 7:54 हो रहे हैं और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई का सवाल अगर है तो फिर उन्होंने हैंड रेज किया है, उनका स्वागत है जी। जी ओम, सदन को नमन। मैंने तो इसलिए किया था कि मैं सर को इशारा कर दूं कि भाई प्रश्नोत्तर हो जाए, है ना। तो ठीक है। क्या है कि जब तक प्रश्नोत्तर नहीं होते हैं तो ये तो कथा है, चल रही है, तो अब उसमें उतना वो वो सुन ली। पर प्रश्नोत्तर से क्या है, लोगों के मन की चीजें निकल जाती है कि वो जी, क्या अभी चाहते हैं। जी जी तोलाराम पटेल भाई साहब का हैंड राइज है और मैं जी। तोलाराम पटेल भाई साहब को सादर निवेदन के साथ आमंत्रित करती हूँ जी। धन्यवाद दीदी। प्रदीप राज वर्मा जी सदन प्लीज को अपना प्रणाम। मोबाइल आप वीडियो बंद कर लें। प्रदीप राज वर्मा जी धन्यवाद। सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक थोड़ी सी शंका आ गई मेरे मन में। जी जैसे राइजोबियम के बारे में मैं तो पहले से ही जानता हूँ, मगर उसके जीवाणु अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम चना की फसल बोएंगे तो चना के राइजोबियम अलग होंगे, उसके बाद में हम मूंग के बोएंगे तो मूंग के अलग होंगे। तो हमें बिल्कुल। अलग अलग राइजोबियम डालना पड़ेगा, चना के हाँ अलग रहेंगे और मूंग के अलग रहेंगे। हाँ, ये जो डिपार्टमेंट से आपको मिलते हैं ना, तो जी उसमें सर। सामान्यतः जो कृषि विभाग देता है तो उसी हिसाब से सीजन के हिसाब से देता है। पर हम कई बार ये हुआ कि इस सीजन का बचा अगले सीजन में उपयोग कर ले, तो ऐसा नहीं करना है। हम कोशिश ये करें कि जो जिस सीजन का है उसी सीजन में उपयोग करें। और सोयाबीन का जैपोनिकम आता है उसको ले, और बाकी लेग्यूमिनोसोरम सब ज्यादातर उस उपयोग होता है, तो उनका उपयोग करें, तो मिक्स डॉक्टर नहीं साहब करें। वो उपलब्ध तो नहीं हो पाते ना सीजन में, ये कहाँ मिलेंगे, कृपया करके बताएं। ये आपको विश्वविद्यालय से मिल जाएंगे। आप वहाँ अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से, हमारे जो जबलपुर में, जी तो जी आप वहाँ से मंगा सकते हैं। जी धन्यवाद। और दूसरी फसलों के जीवाणु जो है राइजोबियम का, तो मैं समझ रहा हूँ, जैसे मान लो गेहूं बोते हैं या धान बोते हैं, उनके जीवाणु वो तो अभी जानकारी किसानों को है ही नहीं डॉक्टर साहब। एजेटोबैक्टर मिलता है एजेटोबैक्टर मिलता है। एजेटोबैक्टर जी की भी बहुत मतलब उत्पादन होता है। अगर जी रिक्वायरमेंट आया तो विश्वविद्यालय से भी मिलता है, और कई सारे प्राइवेट में भी एजेटोबैक्टर मिलता है, एजेस्पिलम भी मिलता है, और ये एसिटोबैक्टर भी हमारे विश्वविद्यालय में बनाया जाता है, जो शुगर केन के लिए हम उपयोग करते हैं। जी एक निवेदन और आपसे, आप डेली इसमें जुड़ते हैं क्या? अगर हमारी कोई शंका रहे तो मैं डेली पूछ सकता हूँ क्या, कभी भी पूछ सकता हूँ क्या? आप पूछ सकते हैं समय और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको उनको हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम सबको बहुत आदर पूर्वक बुलाते हैं, ये मैं हमारा एक मन। मिनट का, बस 1 मिनट का समय लूंगा, बस जी ज्यादा नहीं। बस ठीक है, जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी 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 धन्यवाद आदरणीय तोलाराम पटेल भाई साहब। और सदन से निवेदन हुआ है कि आदरणीय रोशन लाल भैया फिर से कल कंटिन्यू रहे, तो कल अगर सिर्फ प्रश्न उत्तर, बहन जी, कल सिर्फ प्रश्न उत्तर। जी जी कल प्रश्नोत्तरी रहेगी इसी विषय पर, क्योंकि विषय अच्छा है और नया विषय है, आज तक हमने चर्चा की नहीं। तो अब हमारे सदन में एक और भी एड्रेस हुआ है आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का। सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ, तो एनसीआर से जुड़ा हूँ, तो मेरे को रोशनलाल जी का नंबर मिल सकता है क्या, मोबाइल नंबर? जी, मेरा नंबर आप लिख लें चाहे तो 942589 एक मिनट आराम से। 94 258 ठीक है सर। 96702 96 7002। जी ठीक है सर, ठीक है। मैं आप सर कहाँ का बिलोंग करते हैं सर, कहाँ आपका है वो? मध्य प्रदेश बालाघाट। अच्छा, बालाघाट तो बहुत इंटीरियर वो एरिया। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद सर। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का फिर से हैंड राइज है जी। जी ओम, सदन को नमन। हैंड रेज मैंने अभी, हम सर जैसे अभी कुछ सर्वे करने गांव में गए थे, तो वहां पर हमने रास्ते में घोड़े देखे। अब जैसे हम डीकम्पोजर की बात करते हैं या गोकृपा अमृत की बात करते हैं, तो हम किसानों को क्या समझाए कि वो इनका उपयोग कैसे करके उसको खाद को परिवर्तित कर सकते। जी ओ जी
इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, जब हम डिकम्पोजर है तो उसको हम 200 लीटर में कन्वर्ट कर ले। अगर हमारे पास 20 ग्राम की वो जो हमारी वो आती है डिब्बी आती है, उसको हम 200 लीटर में डाल लें, उसमें हम 2 किलो गुड़ डाल दें। 200 लीटर पानी ले, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल दें और इसमें ये डिकम्पोजर की वो डाल दें। और अगर हम चाहे तो बेसन भी इसमें 2 किलो मिला सकते हैं। अगर हम अर्ली उपयोग हमको करना है, ज्यादा दिन इसको नहीं रखना है, बेसन तब मिलाएं कि हमको तुरंत उपयोग करना है। और इसको हम 3 दिन 4 दिन रखें और इसको फिर हम जो घूड़े में या हमारे उसमें उपयोग कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग लेवल पे गड्ढे कर लें, मतलब सब्बल से या लकड़ी से हम गड्ढे कर लें और हर गड्ढों में थोड़ा गड्ढों की गहराई अलग अलग रहे, कोई 1 फीट है, कोई 1.5 फीट, कोई ऐसे अलग अलग जगह पे करें और उनमें 1-1 लीटर हम ये घोल को डाल दें। तो ये उसको अर्ली डिकम्पोज करेगा। थोड़ा ये कर लें कि वहां अगर छाया हो सके उस जगह घूड़े पे, तो वो और डिकम्पोजिशन में जल्दी करने में मदद मिलेगी। जी जी सर, जी ओम, जी ओम सर। जी जी धन्यवाद। और हमारे सदन में और किसी का हैंड राइज है या फिर आपको सवाल करना चाहते हैं रोशन लाल भैया से, तो सादर निवेदन है, नहीं तो फिर हम कल के लिए छोड़ देते हैं। कल हमारे सवाल जवाब हो जाएंगे, प्रश्न उत्तरी, और फिर से कल चर्चा होगी इसी विषय पर। तो 8 बज गए। अब हमें आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आज की योग कक्षा पर अपने 2 शब्द कहकर आभार व्यक्त कीजिए। आज की योग कक्षा आदरणीय शैलेंद्र प्रसाद जी ने ली नई दिल्ली से। उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलाल जी का धन्यवाद जिन्होंने उनको जोड़ा और वो टीम के साथ इस युवा कार्यक्रम में जुड़े। इसके बाद आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ने जो हम किसान भाइयों के लिए जो आज ज़रूरत है, आज खेती के समय में हमें कैसे जो है अपनी तैयारी करना है, इस विषय पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। उनको मैं सदन पूरे ओहर परिवार की ओर से और अब चुटकी परिवार के एक सक्रिय सदस्य हैं, मार्गदर्शक हैं और हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के केवीके के प्रधान वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ये भी मैं सदन को बताना चाहता हूं, जो हमारे आदरणीय सदन में जुड़े हुए भाई बहन हैं। एक शासकीय केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं और बालाघाट जिले से हैं और लगातार हम सबको योग भी कराते हैं और जैविक प्राकृतिक खेती के ऊपर एक कुशल मार्गदर्शन देते हैं। हमारा सबका नेतृत्व भी करते हैं बालाघाट का। किसान भाइयों को ऐसे ऊर्जावान और समाज सेवी जन कल्याणार्थ समर्पित आदरणीय डॉक्टर रावत जी का हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। कल का निवेदन भी आपने